Hello, good morning, students. Now let's continue chapter number 6. First of all, let me thank bankofbiology.com as I'm using their PDF. So last class में हमने जो टॉपिक करा था दैट वाज अप टू दैट आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. उसमें मैंने आपको रीजंस भी बताए थे व्हाई आरएनए इज लेस स्टेबल दैन डीएनए. Now coming to the next topic, now we have to discuss about a topic that is called central dogma. सेंट्रल डॉगमा का मीनिंग होता है बच्चे कि जैसे लेट्स से वी ऑलरेडी नो कि 99.9% ऑर्गेनिज्म में डीएनए हैपेंस टू बी द जेनेटिक मटेरियल. तो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है. सो हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्फ, हाउ डज डीएनए एक्सप्रेस देमसेल्फ? डीएनए विल फर्स्ट, अगर डीएनए को अपनी कार्बन कॉपी बनानी है या अपनी मल्टीपल कॉपीज बनानी है, इट विल शो अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, जो हमने क्लास 11 में भी स्टडी किया था. इट टेक्स प्लेस इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल. उसके बाद नाउ डीएनए अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता है तो इट विल शो अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन विच डीएनए विल फॉर्म अ आरएनए कॉपी, एंड दिस आरएनए विच हैज़ बीन फॉर्म्ड इट विल अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो जब आरएनए ट्रांसलेशन प्रोसेस शो करेगा तो वो प्रोटीन्स फॉर्म करेगा, and with the help of this protein now DNA will be able to show its effect. तो ये जो साइकिल चलती है कि जिसमें पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा, एंड दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक. ये वही हैं जिन्होंने डीएनए का मॉडल स्ट्रक्चर भी बना के दिया था. सो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में यही सीक्वेंस फॉलो होती है कि जो डीएनए है वो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए फॉर्म करता है, आरएनए जो बना है वो ट्रांसलेशन से प्रोटीन फॉर्म करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स द डीएनए इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ. बट व्हाट अबाउट दोज ऑर्गेनिजम्स जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है, रादर इट हैपेंस टू बी आरएनए. जैसे आज के केस में टाइम में हमें पता है जो कोरोना वायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं, इनफैक्ट नॉट जस्ट कोरोना वायरस, जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है. तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे वो सेंट्रल डॉगमा की सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, उसकी सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो जाएगी. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चेंज. सो हियर यू कैन सी दैट वी हैव एन ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, अगर वो वायरस है तो ऐसे वायरसेस के लिए हम टर्म यूज करते हैं रेट्रोवायरस. Okay, now these retrovirus they are having RNA as their genetic material. So first they will make a copy और दे विल मेक डीएनए, दे विल मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए. तो ये उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस का ऑपोजिट कर दिया. ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता था, डीएनए से आरएनए बनता था, बट हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में अब काम हो रहा है कि आरएनए से डीएनए फॉर्म हो रहा है. सो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. तो जो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन शो कर रहा है, फॉर देम वी कैन यूज दिस टर्म ऑफ रेट्रोवायरस. तो जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगा तो आरएनए जो है वो डीएनए में चेंज हो जाएगा, फिर इस डीएनए से दोबारा आरएनए बनेगा. नाउ यूजिंग दिस आरएनए प्रोटीन विल बी फॉर्म. तो इनकी सीक्वेंस चेंज हो गई. सेंट्रल डॉगमा में ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, यहाँ पे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, फिर से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, फिर ट्रांसलेशन हो रहा है. सो दे आर नॉट फॉलोइंग सेंट्रल डॉगमा. ये जो सेंट्रल डॉगमा है उससे इनका चेंज हो गया है. सो वी से कि जो रेट्रोवायरसेस हैं दे डू नॉट फॉलो सेंट्रल डॉगमा. Then we have to discuss the next concept that is about DNA replication. अब DNA replication की हम बात करें तो DNA का जो मॉडल है वो फ्रांसिस क्रिक ने, वॉटसन ने प्रपोज कर दिया था. पूरा ऐसे मॉडल बना के उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि हाउ डज DNA स्ट्रक्चर लुक लाइक. उसके बाद फिर ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ साइंटिस्ट में. जैसे हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं, हर्षे चेस का एक्सपेरिमेंट हमने देखा, तो उससे साइंटिस्ट को क्लियर हो गया दैट डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल. अब ये जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये अपनी कार्बन कॉपीज़ कैसे बनाता है, अगर इसको रेप्लिकेट करना है, हाउ इज़ इट मेकिंग इट्स मल्टीपल कॉपी. सो लॉट ऑफ डिस्कशन वॉज गोइंग ऑन अमंग द साइंटिस्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस. तो दो मॉडल्स जो हैं वो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए. एक मॉडल जो था दैट वाज सेइंग लेट्स से, जैसे मैं आपको डीएनए बना के दिखाती हूँ. लेट्स से दिस इज आर डीएनए. ओके, रेड कलर से मैंने शो किया, दिस हैपन्स टू बी आर डीएनए, एंड नाउ दिस डीएनए हैज़ टू अंडरगो रेप्लिकेशन. ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी शो किया हुआ है. तो जब ये डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस अंडरगो करेगा तो दो चांसेस हैं कि ये जो डीएनए के रेड कलर के स्ट्रैंड से, जिसको हम पेरेंटल स्ट्रैंड भी कहते हैं, कि वो सेपरेट हो जाएं एंड दे आर एक्टिंग लाइक अ बेस और अ टेम्पलेट. उसको यूज़ करके नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा.
तो अगर इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है तो एक स्ट्रैंड, ये जो हमारे नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बने हैं, इसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंट से मिला है और एक स्ट्रैंड उसने खुद से बनाया है, वन इट हैज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट, एंड वन स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड, वो उसने खुद से बनाया है। तो ये जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, ये डोंट यू थिंक दिस विल बी 50% सिमिलर टू द पेरेंट, क्योंकि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं और दो में से एक उसको पेरेंट से मिला है, एक उसने खुद नया बनाया है। तो जो ये डीएनए मॉलिक्यूल बनेगा, ये पेरेंट से 50% मैच कर रहा है, हाफ मैच कर रहा है। सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन विल बी कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। सेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, कंजर्वेटिव का मतलब होता है प्रिजर्व हो जाना, मतलब जो अपने पेरेंट्स से हाफ या 50% मैच करता है। सो दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल बी कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सो वॉटसन एंड क्रिक ने, उस टाइम तक कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, बट बिकॉज वो अपना मॉडल बना चुके थे तो उनको ये आइडिया क्लिक कर गया कि ये जो डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिव वे से रेप्लिकेट करेगा, जो पुराने पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, उसको यूज़ करके नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। तो जो भी हमारे स्ट्रैंड्स बनेंगे उसमें एक स्ट्रैंड पुराना होगा, मीन्स विच इट हैड गॉट फ्रॉम द पेरेंट, और एक स्ट्रैंड न्यू होगा विच हैज़ बीन न्यूली सिंथेसाइज। सो दिस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विल बी कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, इसमें आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, इसको ध्यान से समझना है। तो सेमी कंजर्वेटिव मीन्स हाफ प्रिजर्व, ऐसा डीएनए जो 50% अपने पेरेंट्स से मैच करता है। सो ये उन्होंने प्रपोज कर दिया वॉटसन एंड क्रिक ने, बट वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं दे पाए इसको कंफर्म करने के लिए कि जो डीएनए है वो एक्चुअली में सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही रेप्लिकेट करता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट हुआ, और उसके बाद ये जो डिबेट था या ये जो वॉटसन क्रिक का हाइपोथेसिस था वो करेक्ट प्रूव हो गया कि येस, डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो नाउ लेट्स सी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ, किसने किया, कैसे किया। सो देयर वर टू साइंटिस्ट, दे वर नोन एज मिसेल्सन एंड स्टॉल। सो दे हैड डन द एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, ई कोलाई बैक्टीरिया लिया, उसको ऐसे फ्लास्क के अंदर कल्चर किया। ओके, अब इस फ्लास्क के अंदर जहाँ से उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा था, जिसको कि हम 0 मिनट रीडिंग भी कहते हैं, या जहाँ से भी हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है, उस फ्लास्क के अंदर, उस कल्चर के अंदर उन्होंने N15 ऐड कर दिया। N15 हैपन्स टू बी द, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स हैं, एक है N14, एक है N15। तो ये जो N15 आइसोटोप है, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है, नाइट्रोजन का तो एटॉमिक नंबर सेम ही रहेगा, सिर्फ मास नंबर का डिफरेंस है। तो ये वाला जो N15 आइसोटोप है, दिस हैपन्स टू बी अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसका सिर्फ जो मास नंबर है वो वैरी कर रहा है, बाकी इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी नहीं है, सिर्फ इसका मास नंबर डिफरेंट है। सो वी विल से दैट इट इज़ अ हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ये आइसोटोप नाइट्रोजन का हैवी है। तो उन्होंने जहाँ पे 0 मिनट रीडिंग से स्टार्ट करना था, वहाँ पे उन्होंने, ये उनकी 0 मिनट रीडिंग है, फॉर फ्यू मिनट्स दे केप्ट दिस इक्वलाइज सोल्यूशन इन N15 टाइप ऑफ नाइट्रोजन। एक्चुअली जो फ्लास्क है जिसके अंदर इन्होंने बैक्टीरिया कल्चर किया था, उसमें उनको अमोनियम क्लोराइड सोल्यूशन डालना था। तो अब इन्होंने वो वाला अमोनियम क्लोराइड डाला जिसमें नाइट्रोजन जो है वो 15 टाइप का है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, एंड दे कल्चर्ड दिस इकोलाई बैक्टीरिया इन दिस फॉर फ्यू मिनट्स। और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करा तो उन्होंने क्या किया कि इस सोल्यूशन में से कुछ बैक्टीरिया निकाले, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करके चेक किया। मैंने आपको बताया था एवरी मैक्लोइड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट में कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें आपने, आई थिंक यू मस्ट चेक आउट सम वीडियोज़ ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, एक छोटी सी मशीन होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब्स, जिसमें आप मटेरियल डाल के उसको कितने स्पीड पे आरपीएम पे रोटेट कर रहे हो, तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। सो जब उन्होंने सेंट्रीफिकेशन फोर्स करके, सेंट्रीफिकेशन करके पूरा चेक किया, सो दे कुड फाउंड कि जो डीएनए है वो दोनों स्ट्रैंड्स उसके हैवी हैं। एक्चुअली क्या होता है, इस मशीन के ऊपर उन्होंने पहले ही मार्क लगा दिया कि अगर दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के हैवी होंगे तो यहाँ पे इस मार्क पे वो सेटल होगा। अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स N14 मतलब नॉर्मल नाइट्रोजन वाले हैं तो वो इस मार्क पे सेटल होगा। अगर डीएनए का स्ट्रैंड एक N15 वाला है और एक N14 वाला है तो वो यहाँ पे सेटल होगा, मतलब उसके ऊपर 3 मार्क है, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ लाइट होती है वो सबसे ऊपर प्रेसिपिटेट होगी, तो N14 सबसे ऊपर प्रेसिपिटेट होगा। अगर दोनों स्ट्रैंड्स N15 वाले हैं तो उसका जो मास है वो हैवी हो गया तो वो सबसे नीचे सेटल होगा।
अगर दोनों स्ट्रैंड्स डिफरेंट हैं, वन इज ऑफ N15 नाइट्रोजन, वन इज ऑफ N14 नाइट्रोजन, तो उसका जो वेट है वो दोनों के बीच का हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, एंड इट विल सेटल समवेयर इन मिडल ऑफ द टू। तो इस टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी इकोलाई के अंदर किस टाइप की कंडीशंस चल रही हैं। मार्किंग उन्होंने टेस्ट ट्यूब पे कर ली, सेंट्रीफिकेशन ट्यूब पे कर ली। उसके बाद उन्होंने जहाँ से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, जो उनका 0 मिनट रीडिंग वाला टाइम था, उसका उन्होंने कुछ इकोलाई बैक्टीरिया निकाले, 5 ml सोल्यूशन के करीब निकाला। उसमें तो काफ़ी थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया हो जाते हैं। डीएनए पूरा आइसोलेट करके सेंट्रीफिकेशन करके देखा, तो दे कुड फाइंड कि जो टेस्ट ट्यूब का उन्होंने N15 वाला मार्क लगाया था, वहाँ पे डीएनए आ रहा है। इसका मतलब इस टाइम पे ई कोलाई के दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं, दे हैव बीन लेबल्ड विद दिस हैवी आइसोटोप। एक्चुअली क्या होता है, जब आप ई कोलाई को नॉर्मली, तो उसके अंदर इनिशियली N14 वाला बैक्टीरिया होगा, लेकिन अगर आप उसको किसी ऐसे सोल्यूशन में रख रहे हो जिसमें N15 टाइप का है, तो धीरे धीरे उनके डीएनए का जो N14 है वो N15 से रिप्लेस हो जाता है। नॉर्मली प्रोसीजर होता है, जो भी आपके एलिमेंट्स हैं उनका एक्सचेंज पॉसिबल है। सो उनके दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स में अब N15 इनकॉर्पोरेट हो चुका है, N15 अंदर पेनिट्रेट कर चुका है। तो जब आप उसको सेंट्रीफिकेशन करके देखोगे, सो दिस इज़ व्हाट यू आर गिविंग। और जब ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स N15 टाइप के होते हैं, उसको हम बोलते हैं हैवी आइसोटोप। हैवी आइसोटोप का मतलब है कि जिसमें आपके डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो N15 के बने हुए हैं। उसके बाद नाउ व्हाट दे डिड वाज कि जिस फ्लास्क के अंदर उन्होंने ई कोलाई को कल्चर किया था, अब उस फ्लास्क में उन्होंने सोल्यूशन को फिल्टर आउट कर दिया। सोल्यूशन कैसे फिल्टर आउट करते हैं बच्चे, कि जो फ्लास्क है उसके ऊपर हम एक फिल्टर लगा देंगे, छलनी जैसा एक होता है। एक्चुअली दिस इज हैविंग वेरी फाइन पोर्स, तो इसके थ्रू बैक्टीरिया तो पास नहीं करता, बट जो अंदर का लिक्विड होता है वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो उन्होंने फिल्टर लगा के सारा जो सोल्यूशन था वो बाहर निकाल दिया। अब इसमें इन्होंने फ्रेश सोल्यूशन डाला, और इस बार जो इन्होंने सोल्यूशन डाला वो नॉर्मल N14 वाला था। ओके, N15 को निकाल दिया और N14 को अंदर डाल दिया, और फिर 20 मिनट्स वेट किया। अच्छा, व्हेन यू विल रीड इट फ्रॉम द एनसीईआरटी, तो शायद एनसीईआरटी में कहीं मेंशन्ड है दैट द जनरेशन टाइम ऑफ ई कोलाई इज 20 मिनट्स। जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि कितने मिनट्स में एक बैक्टीरिया बाइनरी फिजन शो करके 2 बैक्टीरिया बना सकता है। So generation time means how much time the bacteria or E. coli requires for forming its new generation. तो उसको बाइनरी फिशन करने में, नई जनरेशन बनाने में कितना टाइम लग रहा है, तो ई कोलाई को 20 मिनट्स लगते हैं। 20 मिनट्स के बाद उन्होंने फिर अब ये जो भी बैक्टीरिया बने होंगे, पुराने बैक्टीरिया से न्यू बैक्टीरिया बन गए होंगे, जैसे यहाँ पे समझाने के लिए, ताकि बच्चों को बहुत ईजिली समझ में आ जाए, ये एक्चुअली एक ई कोलाई बैक्टीरिया है। ओके, और इसमें हमने ये मान के चला कि एक से हमारे बाइनरी फिजन होके 2 ई कोलाई बैक्टीरिया बन गए। अब इसको हमने सेंट्रीफिकेशन करके देखा, मीन्स नाउ वी आर अगेन सेंट्रीफ्यूगिंग देयर डीएनए, एंड नाउ व्हाट वी आर फाइंडिंग इज दैट कि जो हमारा टेस्ट ट्यूब की बीच वाली मार्किंग थी, मैंने आपको बताया था ना 3 मार्किंग थी, सबसे ऊपर N14 वाली, जो मिडल मार्किंग थी वो N15 की थी, सबसे लोअर मोस्ट जो थी वो N15 की थी। तो जो उनकी मिडल मार्किंग थी, अब उस पे डीएनए हमारा जो है वो सेटल आउट हो रहा है। बीच वाली मार्किंग पे अगर आपका टेस्ट ट्यूब में डीएनए सेटल आउट हो रहा है, इसका मतलब इन बैक्टीरिया के अंदर एक डीएनए स्ट्रैंड तो N15 का बना हुआ है, जो कि रेड कलर से यहाँ पे शो किया हुआ है। ये रेड कलर एनसीईआरटी ने 2 डिफरेंट कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि बच्चे अच्छे से उसको समझ सकें। सो रेड मीन्स N15, और एक स्ट्रैंड आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन कलर का बना हुआ है, ग्रीन कलर वाला है वो एक्चुअली N14 का बना हुआ है। तो ये आपका ये शो करता है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव तरीके से ही रेप्लिकेट कर रहा है, क्योंकि एक स्ट्रैंड उसको पुराना मिला, N15 वाला मिला, एक स्ट्रैंड उसने खुद से नया बनाया, और क्योंकि हमने मीडियम में N14 डाला था, तो अब वो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा वो N14 को यूज़ करके बनाएगा। तो जो नया स्ट्रैंड उसने बनाया उसमें सिर्फ N14 ही प्रेजेंट है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच अब हमारा एक स्ट्रैंड रेड कलर का हो गया, एक स्ट्रैंड ग्रीन कलर का हो गया। रेड मीन्स N15, ग्रीन मीन्स N14। तो ये जो हमारा डीएनए बनता है इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड मतलब जिसके अंदर 2 अलग अलग टाइप के नाइट्रोजन के आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं। सो वन स्ट्रैंड इज ऑफ N15 और रेड कलर, वन स्ट्रैंड इज ऑफ N14 और ग्रीन कलर। उसके बाद अब इन्होंने उसी सोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करा, N14 वाला ही चल रहा है, और अब उन्होंने फिर से 20 मिनट्स रखा। 20 मिनट्स ये था और अब 20 मिनट्स इसके हैं, तो यहाँ पे इन्होंने टोटल टाइम शो किया हुआ है 40 मिनट्स, बट एक्चुअली 20 मिनट्स ही रखा है। तो ये जो हमारी ऑब्टेन हुई थी, ये हमारी 0 मिनट रीडिंग थी, मतलब यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया,
ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है, मतलब आपने 20 मिनट्स के बाद जब फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया डिवाइड किया, दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद ये इनकी सेकेंड जनरेशन है, मतलब अब ये 2 बैक्टीरिया फर्दर बाइनरी फिजन करके 4 में चेंज हो रहे हैं। ओके, तो ये जब आपका सेकेंड जनरेशन का आप देखोगे तो इसमें भी डोंट यू थिंक ये सेम चीज़ होगी? जैसे मान लो मैं इस वाले सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल पे और इन दो पे फोकस करती हूँ, नीचे वाले दो का सेम पिक्चर होगा। आप इमेजिन करो कि अब इस डीएनए को यूज़ करके आपको फ्रेश डीएनए बनाना है, तो रेड वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, ग्रीन वाला अलग हो गया। अब एक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है बाइनरी फिजन से और 2 बैक्टीरिया बना रहा है, तो उसके अंदर एक रेड कलर का स्ट्रैंड था और एक ग्रीन कलर का स्ट्रैंड था, एंड नाउ इट हैज़ टू फॉर्म 2 इकोलाई बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया को ग्रीन कलर का स्ट्रैंड मिला पेरेंट से, मतलब N14 वाला मिला, और किसी एक इकोलाई को रेड कलर वाला या N15 वाला स्ट्रैंड पेरेंट से मिला। अब मीडियम में तो सिर्फ N14 प्रेजेंट है, तो जिसको पेरेंट से N14 वाला मिलेगा वो नया स्ट्रैंड भी जब बना रहा है, क्योंकि मीडियम में तो सिर्फ N14 है, तो N14 वाला ही बना पाएगा, तो उसके दोनों स्ट्रैंड्स जो होंगे वो ग्रीन कलर के या N14 के हो जाएंगे, राइट। जिसको एक स्ट्रैंड पेरेंट से रेड वाला या N15 वाला मिला, अब वो जो नया स्ट्रैंड बनाएगा वो N14 को यूज़ करके बनाएगा, तो एक स्ट्रैंड उसका रेड कलर का हो गया यानी N15 का हो गया, एक उसका ग्रीन या N14 टाइप का हो गया, यानी एक इकोलाई बैक्टीरिया ऐसा बना जिसका डीएनए हाइब्रिड है। हाइब्रिड मीन्स इट इज़ हैविंग वन स्ट्रैंड ऑफ N15 टाइप, वन स्ट्रैंड ऑफ N14 टाइप, और एक इकोलाई बैक्टीरिया ऐसा बना जिसके दोनों डीएनए N14 के बने हुए हैं। तो जब दोनों डीएनए N14 के बने होते हैं उसको बोलते हैं लाइट डीएनए, क्योंकि उसकी डेंसिटी लाइट हो जाएगी। तो जब इन्होंने सेकेंड जनरेशन के कुछ बैक्टीरिया को सोल्यूशन में से निकाल के उनका डीएनए निकाल के सेंट्रीफ्यूगेशन करके देखा, तो इनको 2 अलग अलग टाइप के बैंड्स मिले। एक तो बीच वाले मार्किंग पे मिला यानी कि वो हाइब्रिड है, उसके अंदर एक N15 एक N14 है, और एक उनको मिला जो लाइट है, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट मार्क पर आ रहा है, मतलब उसका वेट बहुत कम है। इट मीन्स उसके दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो N14 के बने हुए हैं। तो सेकेंड जनरेशन से फर्दर कन्फर्म हो गया, हालांकि फर्स्ट जनरेशन से ही क्लियर हो गया था। जो उनको एक्चुअल में पता चला था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव है, वो उनको फर्स्ट जनरेशन के डाटा से ही पता चल गया था, क्योंकि अगर आपका यहाँ पे हाइब्रिड बन रहा है, सो दिस क्लियरली शोज कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। तो कितने टाइप के डीएनए हो गए? गोइंग अकॉर्डिंग टू द मेसेल्सन एंड स्टॉल, वी हैव 3 टर्म्स जो कि यहाँ पे इन्होंने यूज़ किए हैं। एक उन्होंने यूज़ किया है हैवी डीएनए, मीन्स बोथ द स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ N15। एक उन्होंने टर्म यूज़ की है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जिसमें आपका जो डीएनए है एक N15 है एक N14 टाइप है। एक होता है लाइट जिसमें दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स जो होंगे वो N14 के बने हुए हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट विल गो, और इससे ये पूरा प्रूव हो जाता है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। अब इसमें क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग बनेंगे? जैसे मान लो आपसे कोई पूछे दैट यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ लाइट एंड हाइब्रिड डीएनए इन सेकेंड जनरेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि सेकेंड जनरेशन में आप लाइट डीएनए और हाइब्रिड डीएनए का रेशियो बताओ, तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स बने हैं डीएनए के, या 4 इकोलाई बैक्टीरिया बने हैं, उसमें 4 में से 2 के अंदर तो लाइट वाला डीएनए, मतलब जिसके दोनों स्ट्रैंड ग्रीन या N14 के हैं। 2 इकोलाई ऐसे हैं जिनका डीएनए हाइब्रिड वाला है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड हाइब्रिड का मतलब होता है वन इज़ N15 वन इज़ N14 टाइप। तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे लाइट और हाइब्रिड का तो 2/2 आएगा, और वी कैन से 1:1। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक रीड करोगे उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पेज नंबर 106 के ऊपर गिवन है। उसमें उन्होंने एक आपको कंडीशन दी है, जैसे यहाँ पे तो हमने 40 मिनट्स तक करा है, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर हम ये मेसेल्सन स्टॉल वाला एक्सपेरिमेंट 80 मिनट्स तक करते हैं और उसके बाद फिर आपको लाइट और हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल्स का रेशियो कैलकुलेट करना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन। इसको आप अपनी असाइनमेंट कॉपी में करोगे, स्टेटमेंट बना के पूरा अच्छे से सॉल्व करके रेशियो निकाल के आप मेरे को कल चेक कराओगे आंसर्स। ओके, देन एक छोटा सा पैराग्राफ पेज 106 पे गिवन है, उसको एक बार थोड़ा सा एक लाइन में देखेंगे कि जैसे ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था मेसेल्सन स्टॉल का। एक्चुअली उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे इतना आपका फेसबुक, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीज़ें नहीं होती थी। वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली 19th सेंचुरी। उस टाइम पे ऑल दीज थिंग्स वर नॉट देयर, तो पता ही नहीं चलता था कि वर्ल्ड के कौन से पार्ट में कौन सा साइंटिस्ट क्या कर रहा है। जैसे मेसेल्सन एंड स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो 1958 में किया था, और उसी साल एक और साइंटिस्ट भी थे जो वर्ल्ड के किसी दूसरे कॉर्नर में थे, टेलर उनका नेम है, और उनके कुछ फ्रेंड्स भी थे। दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू फाइंड आउट कि
डीएनए जो है, ये जो वॉटसन क्रिक ने कहा है क्या वो वाकई सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, तो वो भी वही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज़ की बट उनका रिजल्ट भी सेम मिसल्सन एंड स्टॉल वाला आया। उन्होंने ये वाला प्लांट लिया, विशिया फाबा, फाबा बीन्स, ये हम खाते भी हैं, मार्केट में आती हैं बीन्स जो होती हैं, वी ईट देम ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब उसके डीएनए को उन्होंने क्या किया, उसका जो क्रोमोसोम था उसमें वी नो क्रोमोसोम्स में एडेनाइन होता है, थाइमीन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। तो थाइमीन का उन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप उन्होंने ऐड कर दिया। अब ये एक क्रोमोसोम है एंड वी नो कि जब आपका क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेगा तो ये डीएनए, एक्चुअली क्रोमोसोम डीएनए इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम ओनली। तो वन क्रोमोसोम आर्म विल गो टू वन सेल, सेकेंड क्रोमोसोम आर्म विल गो टू द सेकेंड सेल। सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में रेडियो एक्टिव थाइमीन डाला, उसके बाद नॉर्मल थाइमीन था। तो यहाँ पे भी देखो 50-50% वाली बात हो गई कि एक स्ट्रैंड या एक क्रोमोसोम आर्म जो पेरेंट से मिली वो तो रेडियो एक्टिव शो कर रही है, और जो उन्होंने फ्रेश आम बनाई उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन से ही प्रूव हो गया कि ये जो आपका डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। उसके बाद फर्दर देखो कि जब ये मॉलिक्यूल आगे और रेप्लिकेट करेगा सेकेंड जनरेशन में, तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसको रेडियो एक्टिव आर्म मिलेगी, एक ऐसा होगा जिसको नॉर्मल आर्म मिलेगी। अब न्यू आर्म जो बनाएंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो है ही नहीं, नॉर्मल थाइमीन है तो वो भी आपकी नॉर्मल होगी। तो यानी यहाँ पे एक हाइब्रिड क्रोमोसोम मिला, एक लाइट क्रोमोसोम मिला, तो बिल्कुल वही सेम पैरेलल रिजल्ट आ रहा है जो मिसेल्सन एंड स्टॉल का आया था। तो दो साइंटिस्ट ने एक ही साल में अलग अलग कंट्रीज़ में डिफरेंट टेक्निक से ये प्रूव कर दिया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। उसके बाद नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ टॉकिंग अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, ये आपने क्लास 11th में जब टॉपिक पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था सेल साइकिल, देयर यू हैड स्टडीड कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज ऑफ सेल साइकिल में होता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो होगा वो एस फेज में होता है। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए के किसी भी पार्ट से शुरू हो जाएगा, नो। डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पोर्शंस होते हैं जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, एंड दीज पोर्शंस आर कॉल्ड ओरी। ओरी शॉर्ट में बोलते हैं, कंप्लीट नेम है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब यहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो सकता है। जैसे अगर हम इकोलाई डीएनए की बात करें तो इकोलाई का डीएनए तो छोटा होता है, उसमें एक ही सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। लेकिन अगर हम ह्यूमन डीएनए की बात करें, ह्यूमन डीएनए का साइज इज़ वेरी लार्ज, सो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ ओरी साइट प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो जहाँ पे ओरी साइट है वहाँ से आपका डीएनए अनवाइंड होना शुरू हो जाएगा, डीएनए के जो डबल हेलिक्स हैं वो ओपन होना शुरू हो जाएंगे। तो वहीं से डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। अगर कोई ऐसा डीएनए जिसके ऊपर ओरी साइट ही नहीं है तो वो कभी भी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओरी साइट हेल्प करते हैं डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन होने में, अनवाइंड होने में। और जब तक डीएनए अनवाइंड नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, डीएनए रेप्लिकेशन आपका स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि अगर कोई डीएनए में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एब्सेंट है, इट विल नेवर बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। ओके, नाउ अगर कोई भी ऐसा डीएनए का पार्ट है जिसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली वो रेप्लिकेट करके मल्टीपल कॉपीज़ बना सकता है। उसके लिए फिर हम टर्म यूज़ करते हैं रेप्लिकॉन। नाउ टॉकिंग अबाउट कि कौन कौन से एंजाइम्स डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, तो एनसीईआरटी में तो सिर्फ दो ही एंजाइम मेंशन्ड है, बट उन दो एंजाइम से हम एक्चुअल प्रोसेस नहीं समझ सकते हैं, दैट्स अ थिंग। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, दो दीज नेम्स आर नॉट मेंशन्ड इन द एनसीईआरटी, बट ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक एंजाइम हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यू कैन सी ये हेलिकेज एंजाइम है। ये डीएनए उस पर्टिकुलर रीजन में जो भी डीएनए के बॉन्ड्स हैं, जैसे वी नो एडेनाइन थाइमीन आर जॉइंड बाय डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन आर जॉइंड बाय ट्रिपल बॉन्ड, तो ये उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो डीएनए उस पर्टिकुलर पोर्शन में से ओपन हो जाएगा, और जब डीएनए उस पोर्शन में से ओपन हो जाएगा तो फिर डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले डीएनए को ओपन करने का जो काम है दैट इज डन बाय द एंजाइम हेलिकेज। हेलिकेज डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को ओपन आउट करता है। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एक होता है आपका रेप्लिकेशन फोक, ट्यूनिंग फोक, फिजिक्स में होता है ना, जो इसको रबर पैड पे हिट करते हैं तो वो साउंड होता है।
आई डोंट नो आपने वो प्रैक्टिकल किया है कि नहीं लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड। तो फिजिक्स में एक आपका ऐसा रेप्लिकेशन फोक होता है, उसको रबर पैड पे हिट करोगे तो इट क्रिएट्स वाइब्रेशन। तो कुछ उसी टाइप का हमारा एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनता है जब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करता है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो हमारा ये बना है वाई शेप, बिल्कुल ट्यूनिंग फोक जैसा लग रहा है, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन फोक। दिस इज़ आर रेप्लिकेशन फोक, मतलब ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर बना है, जो फिजिक्स वाले ट्यूनिंग फोक से बिल्कुल जिसकी शेप सेम है, जहाँ पे डीएनए ओपन होना स्टार्ट हो गया और डीएनए अपनी न्यू कॉपी बनाना स्टार्ट कर रहा है, दिस वाई शेप स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड रेप्लिकेशन फोक। इसका एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में है, उस डायग्राम को आपने इंपॉर्टेंट मार्क करना है और उसको बहुत अच्छे से लर्न करना है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, विल टेल यू कि कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद हेलिकेस एंजाइम का फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ वी हैव टू डिस्कस दी रॉ मटेरियल, कि हमें कौन सा रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है। तो अगर हमें न्यू डीएनए बनाना है तो हमें डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट चाहिए, यानी जो हमारा एडिनाइन है वो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होना चाहिए। एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मतलब एडिनाइन का जो न्यूक्लियोटाइड है, जिसके साथ उसका नाइट्रोजन बेस भी होगा, शुगर भी होगा, न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग रिकॉल करो, उसके साथ 3 फॉस्फेट अटैच है, देन इट विल बी कॉल्ड एटीपी। ये डी इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की है। डीएनए आरएनए की शुगर अलग अलग होती है। अगर मान लो मैं खाली ऐसे एटीपी लिख रही हूँ, इसका मतलब कि वो आरएनए टाइप की शुगर है। आरएनए टाइप की शुगर होगी तो फिर वो हम डीएनए सिंथेसिस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शॉर्ट में डी के आगे एटीपी लिखा है, तो इसका मतलब इसके अंदर शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज टाइप की है और इस एटीपी के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं। एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देन जीटीपी भी इसी फॉर्म में होगा कि जो जीटीपी का न्यूक्लियोटाइड है, मतलब उसके साथ उसका नाइट्रोजन बेस्ड शुगर दोनों हैं, वो आपका प्रेजेंट होगा, उसके साथ 3 8 फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच्ड हैं। देन सिमिलरली आपका साइटोसिन जो होगा वो भी इसी सेम कंडीशन में होगा कि साइटोसिन के साथ भी 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो होंगे वो अटैच होंगे। देन हमारा टीटीपी भी जो होगा वो भी उसी फॉर्म में होगा, मतलब जो हमारा थाइमिडीन का न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ भी 3 फॉस्फेट्स जो होंगे वो अटैच होंगे। तो ये सारे हमारे सबस्ट्रेट हैं, इनको यूज़ करना है क्योंकि हमें पता है डीएनए में एडेनाइन भी होता है, थाइमीन भी होता है, साइटोसिन भी होता है, ग्वानिन भी होता है। तो ये रॉ मटेरियल आपको चाहिए। तो ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, ये डुअल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये टर्म एनसीईआरटी में मार्क कर लेना, सर्कल कर लेना, और ये आपकी सेम लैंग्वेज को यूज़ करके, एनसीईआरटी में वर्ड मेंशन है, सेम वर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डुअल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। डुअल का मतलब होता है 2। तो कौन से 2 फंक्शन ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड कर रहा है? एक तो ये खुद रॉ मटेरियल की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि अगर आपको नया डीएनए बनाना है तो ये सारी चीज़ें चाहिए। दूसरा इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है कि जो भी आपके न्यूक्लियोटाइड हैं, जब ये ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में है, मतलब उनके साथ ऐसे 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड हैं, एंड वी नो कि ये जो फॉस्फेट्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है इट्स अ वेरी हाई एनर्जी बॉन्ड। तो जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट का एक फॉस्फेट ब्रेक किया या 2 फॉस्फेट ब्रेक किए, तो वेन एवर अ बॉन्ड इज ब्रोकन एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी को यूज़ करके हम इन न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका मतलब they are providing the energy which will help in the joining of 2 nucleotides together। 2 न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय दीज फॉस्फेट ग्रुप। तो दूसरी जो चीज़ रिक्वायर्ड है, पहला हमें चाहिए था हेलिकेज एंजाइम, दूसरा जो हमें रिक्वायर्ड है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ओके, थर्ड जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो है ये वाला एंजाइम विच इज़ कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज इन शॉर्ट। इसका शॉर्ट में नाम डीएनए पॉलीमरेज है, लेकिन अगर मैं इसका पूरा नेम आपको बताऊं, एक्चुअली पॉलीमरेज एंजाइम की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, 3 कैटेगरीज हैं। अभी मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी बता रही हूँ। जैसे यहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड यूज़ करा, ये रेड वाला हमारा पुराना डीएनए स्ट्रैंड है, ब्लू वाला हमारा न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। तो हम डीएनए स्ट्रैंड को यूज़ करके, डीएनए पुराना जो डीएनए स्ट्रैंड है उसको यूज़ करके नया डीएनए स्ट्रैंड बना रहे हैं। तो एंजाइम का कंप्लीट नेम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। व्हाई आई एम सेइंग डीएनए डिपेंडेंट? क्योंकि ये डीएनए के पुराने स्ट्रैंड को यूज़ करके नया स्ट्रैंड बना रहा है। देखो, नया स्ट्रैंड आपका जब भी बनेगा तो वहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, मतलब जो मोनोमर्स हैं
स्मॉल यूनिट्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे तभी तो आपका नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा. सो डीएनए फॉर्मेशन में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है. तो हम ये कह रहे हैं कि डीएनए डिपेंडेंट मतलब डीएनए के पुराने स्ट्रैंड को यूज़ करके नया स्ट्रैंड वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से बना रहा है. तो इस एंजाइम का कंप्लीट नेम हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज. तो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूरा नाम याद करेंगे, जो नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे वो शॉर्ट नेम लर्न करेंगे. उसके बाद नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि ये जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, इसके अंदर दो क्वालिटीज़ होती हैं. सबसे पहली क्वालिटी जो डीएनए पॉलीमरेज के अंदर होती है वो ये है कि ये एंजाइम बहुत फास्ट काम करता है. ओके, इट्स वर्किंग एट अ वेरी फास्ट रेट. आप देखो हमारा जो ह्यूमन डीएनए है उसमें 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है. लेकिन ये हमारे इतने लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स को भी 40 मिनट्स या 38 मिनट्स में पूरा रेप्लिकेट कर देता है. यानी अगर मैं 1 सेकेंड काउंट करूँ, आप देखो अपनी वॉच में देखो 1 सेकेंड कितना शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है. ये 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स को आपस में ज्वाइन कर सकता है, पॉलीमराइज कर सकता है. 1 सेकेंड इज सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और उसमें इसने 2000 बेस पेयर्स को पॉलीमराइज करके ज्वाइन कर दिया. सो यू कैन सी कि इस एंजाइम का एक्शन कितना ज़्यादा फास्ट है, ये कितना ज़्यादा फास्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर को इसने ज्वाइन कर दिया. बट फास्ट होने का मतलब ये नहीं है कि इसका काम एक्यूरेट नहीं होता, इसके काम में गलतियाँ होंगी. नो, एक्चुअली दिस एंजाइम, इसकी जो फर्स्ट क्वालिटी है कि ये फास्ट है. सेकेंड क्वालिटी है दैट इट इज़ वेरी एक्यूरेट. वाई आई एम सेइंग इट्स वेरी एक्यूरेट? बिकॉज ये अपने काम में कोई मिस्टेक नहीं करता. एक बार डीएनए बनाएगा उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग भी करता है. प्रूफ रीडिंग मतलब कि जैसे आपने कोई काम किया और फिर आप उसको क्रॉस चेक करते हो. जैसे आपका यूटी का पेपर है, आपने पहले पूरा पेपर किया, लास्ट के 10 मिनट्स आप रिवाइज करते हो कि कहीं कोई एरर तो नहीं है, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया, कुछ गलत तो नहीं कर दिया. तो दैट इज़ कॉल्ड प्रूफ रीडिंग. सिमिलरली अगर कोई ऑथर है वो बुक पब्लिश कर रहा है तो पहले वो रफ बनाएगा बुक को, ड्राफ्ट लिखेगा, फिर उसके बाद उसकी प्रूफ रीडिंग चेक करेगा कि कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है. सो सेम वे में हमारा एंजाइम भी प्रूफ रीडिंग करता है और इसीलिए उसका काम बहुत एक्यूरेट होता है, क्योंकि उसको पता है अगर उसने एक बेस पेयर भी गलत डाल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में देखा है, GAG इज चेंज इनटू GUG. सिर्फ एडेनाइन की जगह पे यूरासिल आ जाता है और पूरा RBC की शेप डैमेज हो जाती है. सो अगर इसने सिंगल बेस पेयर भी गलत डाल दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. तो इट हैज़ टू मेक श्योर कि इसके काम में कोई एरर्स नहीं होंगे. तो ये एंजाइम फास्ट भी है and at the same time this enzyme is very accurate. तो this is the quality of DNA polymerase enzyme. उसके बाद इसमें एक हमें जो चीज़ अब पढ़ने वाली है वो मैं आपको, एक्चुअली इसमें NCERT वाला डायग्राम नहीं है, आई वॉज लुकिंग फॉर दैट डायग्राम. चलो एनी हाउ इसी वाले डायग्राम से एक बार हम देखेंगे. ये जैसे DNA हमारा डायग्राम है, मैं बना देती हूँ यहाँ पे क्योंकि ये NCERT वाला डायग्राम है, उसी से बच्चों को ज़्यादा क्लियर होगा. तो ये वाला जो हमारा स्ट्रैंड है इसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, दूसरे वाले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' होगी. बिकॉज वी नो DNA के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, दोनों की पोलैरिटी ऑपोजिट होती है. अब इस एंजाइम की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्वालिटी तो मैंने बता दी कि फास्ट भी है, एक्यूरेट भी है, बट इस एंजाइम की एक प्रॉब्लम है. एंड दैट प्रॉब्लम इज़ दैट कि जिस स्ट्रैंड की ये एंजाइम हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही काम करता है. ये चीज़ आप माइंड में बहुत अच्छे से सेट कर लो. कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम होगा, अभी तो हम डीएनए रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो मैं आपको डीएनए पॉलीमरेज बता रही हूँ, आगे हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बताऊंगी. एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम यूज़ होता है पॉलीमरेज का, वो भी चाहे किसी भी कैटेगरी का पॉलीमरेज एंजाइम हो. ये बेसिक कंसेप्ट है, इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है, फिक्स कर लेना है कि पॉलीमरेज एंजाइम चाहे किसी भी कैटेगरी का हो वो हमेशा काम करता है 5' to 3' डायरेक्शन. अगेन आई एम रिपीटिंग, पॉलीमरेज किसी भी कैटेगरी का हो वो हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन काम करता है. तो ये जो एंजाइम है जिस स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन 3' to 5' है, जब वो इस पर नया डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा तो नया डीएनए स्ट्रैंड की तो पोलैरिटी आपकी ऑपोजिट हो जाएगी, यानी इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' हो जाएगी. तो इस स्ट्रैंड के ऊपर तो इसको स्ट्रैंड बनाने में मज़ा आ रहा है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन काम करने के लिए फेवरेबल है वो मैच कर रही है. बट इस वाले स्ट्रैंड पे ये काम करने में बहुत परेशान हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रैंड आपका है 5' to 3
अब इसको काम करना है 5 to 3, तो इसको ऊपर से नीचे आना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि 5 प्राइम यहाँ पे बनेगा, 3 प्राइम नीचे की तरफ बनेगा, तो ये काम नहीं कर पाता। तो ये वाला स्ट्रैंड के ऊपर जो इसको स्ट्रैंड बनाना है, वहाँ पे इसको काम करने में इसकी डायरेक्शन मैच नहीं कर रही है, इट्स नॉट फेवरेबल डायरेक्शन फॉर द एंजाइम टू वर्क, एंड दैट इज़ वाई वो जो भी डीएनए बनाएगा वैसे छोटे छोटे पार्ट्स में बनाता है। तो जिस स्ट्रैंड के ऊपर उसकी डायरेक्शन काम करने के लिए फेवरेबल है, वहाँ पे वो विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप, बहुत फास्ट स्पीड पे डीएनए बनाता है। इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। कई बच्चे जो रिफ्रेशर वगैरह से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है लीडिंग स्ट्रैंड। लीडर कौन होता है? जो हमेशा आगे चलता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट स्पीड पे बन रहा है, विदाउट एनी ब्रेक बन रहा है, तो हम इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। एनसीईआरटी में इसके लिए लीडिंग स्ट्रैंड टर्म यूज़ ना करके कंटिन्यूस स्ट्रैंड यूज़ की गई है। कंटिन्यूस भी ठीक है, क्योंकि विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी गैप वो बना रहा है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रैंड बनेगा, यहाँ पे एंजाइम के लिए काम करने की डायरेक्शन फेवरेबल नहीं है। वो स्ट्रैंड बन रहा है लेकिन धीरे धीरे बन रहा है और बहुत ब्रेक ले लेके बन रहा है, तो इस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग वर्ड तो इंग्लिश वर्ड है, आपको मीनिंग पता ही है, लैग बिहाइंड मतलब जो पीछे रह जाता है, तो लैगिंग स्ट्रैंड है, मतलब ये धीरे धीरे बन रहा है और बहुत स्लो पेस पे बन रहा है। डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, एनसीईआरटी ने टर्म यूज़ की है डिसकंटिन्यूस। वाई? बिकॉज ये ब्रेक्स ले लेके बनता है, एक ही बार में नहीं बनेगा, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक ले लेके बनता है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। अब उसके बाद जैसे ये वाला मैं आपको बता रही थी, तो जहाँ पे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है, ऐसे छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, ये सबसे पहले एक जापान के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको पूरा प्रोसेस को पढ़ा और डिस्कवर किया कि एक स्ट्रैंड के ऊपर जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनता है वो ऐसे शॉर्ट स्ट्रेचेस में बन रहा है। तो उनके नेम के ऑनर में दीज फ्रैगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो याद कर लेंगे, बाकी बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, वो सिर्फ लैगिंग और कंटिन्यूस तक ही याद करेंगे। सो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे मस्ट नो कि ये सबसे पहले जो प्रोसेस है, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय अ जापानीज साइंटिस्ट, उनके नेम के ऑनर के अकॉर्डिंग ही वी कॉल देम एज ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अब ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बने ये तो छोटे छोटे पीसेस में है, इसको आपको ज्वाइन भी करना पड़ेगा बीच में से, जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे आपका डीएनए पूरा नहीं होगा। सो नाउ कम्स द रोल ऑफ अनदर एंजाइम विच इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एक्चुअली अभी हम बायोटेक में भी पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड गम और ग्लू ऑफ द डीएनए, मतलब ये फेविकॉल के जैसा काम करता है, जो हमारे फ्रैगमेंट्स में ऐसे बीच में स्पेस है उन सबको आपस में ऐसे ज्वाइन कर देगा। तो जितने भी कंटिन्यूस स्टैंड पे तो ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो विदाउट ब्रेक बन रहा है, तो उसमें लाइगेज का कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन जहाँ पे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में ये ऐसे छोटे छोटे पीसेस में डीएनए बन रहा है, उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम जो है वो ज्वाइन कर देता है। उसके अलावा एक लास्ट एंजाइम है जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट वी मस्ट नो द नेम ऑफ द एंजाइम, एंड दैट इज़ योर प्राइमेज एंजाइम। देखो, एक मैंने आपको प्रॉब्लम बताई एंजाइम की कि वो एक स्ट्रैंड पे लगातार काम कर रहा है, एक पे ऐसे शॉर्ट स्ट्रेचेस में काम कर रहा है, ये कि उसका ड्रॉबैक ही है। दूसरा उसका ड्रॉबैक ये होता है एंजाइम का कि वो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, उस प्रोसेस को शुरू नहीं कर सकता। वो चाहता है कि शुरू में कोई उसको थोड़ा सा एक नया स्ट्रैंड का छोटा सा पार्ट बना के दे दे, जिसमें 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। ऐसा कोई छोटा सा उसको पार्ट बना के दे दे जिसमें 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स ज्वाइन है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। सो इट कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस। तो यहाँ पे एक उसका एंजाइम होता है विच इज़ प्राइमेज एंजाइम, वो उसकी हेल्प करता है। वो कहता है ठीक है, आप प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, मैं आपको शुरू में छोटा सा एक बेस बना के दूंगा। और जो इसने ये छोटा सा पार्ट बनाया है प्राइमेज एंजाइम में, जिसमें 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्राइमर। तो एक बार प्राइमर बन गया तो अब एंजाइम इस प्राइमर के साथ यहाँ पीछे आके अटैच हो जाता है डीएनए पॉलीमरेज, और फिर अपना काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है। यहाँ पे भी ये होगा, जितने भी आपके फ्रैगमेंट बन रहे हैं हर फ्रैगमेंट के नीचे प्राइमर होगा, क्योंकि हर बार नया फ्रैगमेंट तभी बन पाएगा जब उसको प्राइमर थोड़ा सा बेस, प्राइमेज एंजाइम थोड़ा सा बेस बना के देगा। सो दैट इज़ वाई ये जो प्राइमेज एंजाइम है इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट हेल्प्स द एंजाइम to start the process. DNA polymerase cannot start the process. So now coming back to this very beautiful enzyme DNA polymerase, तो इसकी क्वालिटी नंबर 1 है कि ये बहुत फास्ट है, बहुत सेकेंड क्वालिटी है कि ये एक्यूरेट है। इसके दो ड्रॉबैक्स भी हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक है कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही अच्छे से काम कर सकता है, तो एक स्टैंड पे तो ये लीडिंग या कंटिन्यूस स्टैंड बनाएगा। दूसरे स्टैंड पे जहाँ पे इसकी डायरेक्शन वर्किंग की फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस या लैगिंग स्टैंड बनाएगा। और जो भी आपके डिसकंटिन्यूस या लैगिंग स्टैंड है, जैसे ये बहुत सारे हैं, इन सबको डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगा।
दूसरा इस एंजाइम की शॉर्टकमिंग है कि ये प्रोसेस को स्टार्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए एक एंजाइम होता है प्राइमेज, जो इसको एक छोटा सा बेस बना के देता है, फिर उसके साथ ये अपना आगे काम कर सकता है। तो जो मैंने आपको डीओई के लिंक्स भेजे थे, उसमें जो इकबाल मैम ने लास्ट ईयर क्लास ली है, आप उस क्लास को ज़रूर देखना। उसमें मैम ने ना, एक मेरे को अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, एक बड़ी अच्छी सी हिंट बना के दी थी, जिसमें कि उन्होंने ये जितने भी एंजाइम हैं, कौन सा एंजाइम कौन से नंबर पर आता है, एक शॉर्ट ट्रिक कुछ बच्चों को बना के दी थी, जिसके थ्रू वो लर्न कर सकते थे। तो जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इन एंजाइम्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं नीट में। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखना, और उसमें जो भी शॉर्ट ट्रिक मैम ने बताई है उसको अपनी एनसीईआरटी बुक में नोट डाउन कर लेना, कि पहले कौन सा एंजाइम आता है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा एंजाइम है, थर्ड पे कौन सा है। तो वो आपको वाकई बहुत हेल्प करेगा टू क्लियर और सॉल्व ऑल द एमसीक्यू क्वेश्चन इन द नीट। अब आपके सीबीएसई में भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ गए हैं, तो मुझे लगता है सबको वो शॉर्ट ट्रिक लर्न कर लेनी चाहिए। सो प्लीज़ डू सी दैट क्लास। और ये जो हमारी दोनों टॉपिक्स की क्लास है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन वाली भी और डीएनए रेप्लिकेशन वाली भी, उसमें डीओई की क्लासेस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत अच्छी वीडियोस गिवन है, बेस्ट वीडियोस। एक्चुअली जब भी आप नेट पे जाओगे तो आपको एक ही टॉपिक की 1000 वीडियोस मिल जाएंगी, और सबके सब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट नहीं होती, तो हम थोड़ा फिल्टर करके जो बेस्ट वीडियो होती है वो हम डाल देते हैं। तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी। सो प्लीज़ डू सी दैट वीडियो एंड लर्न द टॉपिक्स। और वहीं पे आपको चैप्टर 6 में इन टॉपिक से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका गूगल फॉर्म का लिंक भी अवेलेबल है, तो प्लीज़ डू अटेम्प्ट दैट क्विज ऑल्सो। ओके, सो वी विल आई विल ट्राई टू टेक लाइव क्लास टुमारो, क्योंकि कल घर से लेनी है तो वहाँ पे नेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो टुमारो आई विल टेक योर लाइव क्लास। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स किए हैं, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ वो आप लोग कल पूछेंगे। एंड टुमारो इज़ द लास्ट डे फॉर द सबमिशन ऑफ क्लास वर्क कॉपी एंड असाइनमेंट कॉपी, सो प्लीज़ डू complete your notebooks and submit them in the Google Classroom. That's all for today. Thank you, students. Stay safe and have a nice day.